नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से क्लास 8 चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित किया जा सकता है। पहला, चित्रालेख के रूप में। यहाँ पर एक कार का संकेत 100 कार दिया हुआ है, यानी एक कार 100 कार को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जुलाई में एक पूरा कार दिया हुआ है, यानी 2 पूरे कार दिए हुए हैं और एक आधा कार दिया हुआ है। आधा कार का अर्थ एक कार का आधा, यानी 100 का आधा 50 हो जाएगा। इस प्रकार 100, 100, 200 और 50, 250 हो जाएगा। इसी प्रकार अगस्त माह में 3 कार की संख्या दी हुई है, तो 3 कार का चित्र 3 × 100 यानी 300 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार सितंबर माह में 4 कार का चित्र दिया हुआ है, तो यह 4 × 100 400 कार को प्रदर्शित करता है। पहला प्रश्न है, जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ? तो 250। किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ? तो सितंबर माह में 400 हो जाएगा। दूसरा, आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत एक दंड आलेख बार ग्राफ एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाइयाँ ऊंचाइयाँ क्रमशः उनके मानों के समानुपातिक होती है। यह एक्स अक्ष है और गिरी रेखा एक्स अक्ष कहलाती है और खड़ी रेखा वाई अक्ष कहलाती हैं। तो एक्स अक्ष पर विभिन्न सत्रों को दिया हुआ है और वाई अक्ष पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। 2003-04 सत्र में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। 2004-05 सत्र में विद्यार्थियों की संख्या 200 है। सत्र 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 250 है और शैक्षिक सत्र 2006-07 में विद्यार्थियों की संख्या 300 है और शैक्षिक वर्ष 2007-08 में विद्यार्थियों की संख्या 350 है। इस प्रकार इस दंडालेख को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इस आलेख द्वारा विभिन्न सत्रों में 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 शैक्षिक वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में सूचना दी गई है। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो सबसे बड़ा दंडालेख शैक्षिक वर्ष 2007-08 में है, 350 है। तीसरा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो शैक्षिक वर्ष 2007-08 में है। चौथा, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या की दुगुनी है। तो शैक्षिक वर्ष 2003-04 में विद्यार्थियों की संख्या 100 है और शैक्षिक वर्ष 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 250 है। तो इस प्रकार यह 2.5 गुनी होती है, तो यह दुगुनी और सत्य हो जाएगा। तीसरा है, द्विदंड आलेख डबल बार ग्राफ आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख। यहाँ पर जो सफ़ेद कलर का है वह शैक्षिक सत्र 2005-06 को प्रदर्शित करता है और जो यह काला रंग का बॉक्स बना हुआ है यह 2006-07 शैक्षिक वर्ष को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग देखते हैं कि 2005-06 शैक्षिक वर्ष में गणित में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो गणित में शैक्षिक वर्ष 2005 में 30 अंक प्राप्त करता है, वहीं पर शैक्षिक वर्ष 2006-07 में वह 60 अंक प्राप्त करता है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में वह 2005-06 सत्र में 50 अंक प्राप्त करता है और सामाजिक विज्ञान में 2006-07 सत्र में यहाँ पर देखते हैं कि यह 60 के करीब नहीं है, यह 20 से आधा है,
यानी 60 और 50 के बीच में 55 अंक प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार विज्ञान में देखते हैं, शैक्षिक सत्र 2005-06 में विज्ञान विषय में यह 40 और 50 के बीच आ रहा है, तो यह 45 अंक प्राप्त कर रहा है। और 2006-07 सत्र में यह 50 अंक प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय में 2005-06 सत्र में 50 अंक प्राप्त करता है और 2006-07 सत्र में 45 अंक प्राप्त कर रहा है। हिंदी विषय के अंतर्गत 2005-06 और 2006-07 सत्र में बराबर बराबर अंक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ एक जैसा आ रहा है, तो यहाँ 60 अंक प्राप्त कर रहा है। इस ग्राफ से हमें यह सूचना प्राप्त हो रही है। अब हम लोग इस ग्राफ को देखते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो यह मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरा, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, तो हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के अंतर्गत गणित विषय में 2005-06 सत्र में 30 अंक प्राप्त हुआ है और 2006-07 सत्र में 60 अंक प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार गणित में वह दुगुना प्रदर्शन कर रहा है, तो हम लोग गणित विषय लिखेंगे उत्तर। तीसरा प्रश्न, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, यानी कमी आई है, तो हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो अगले सत्र में यह ग्राफ ऊंचा होते जा रहा है, सिर्फ यहाँ अंग्रेजी विषय में ग्राफ पहले से नीचे हो गया है, यानी अंग्रेजी विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई है। चौथा प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है। ग्राफ देखने पर पता चलता है कि हिंदी विषय में ग्राफ समान आ रहा है, तो इसका उत्तर हिंदी विषय होगा और अंक 60 प्राप्त किए हैं। चौथा है वृत्त आलेख या पाई चार्ट। वृत्त आलेख को हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है और वृत्त के अंतर्गत विभिन्न त्रिज्याखंड में सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। वृत्तालेख, एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का साइज या आमाप उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए सोने की क्रिया में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग, तो सोने के घंटे की संख्या 8 घंटा है। संपूर्ण दिन 24 घंटे का होता है, तो यहाँ पर भाग हो गया 8 घंटे बट्टा 24 घंटे, काटेंगे तो 1/3 भाग, यानी सोने के घंटों की संख्या वो संपूर्ण दिन का 1/3 भाग होगा। इसी प्रकार अन्य त्रिज्यखंडों के माप ज्ञात किए जा सकते हैं। सभी क्रियाकलापों की भिन्नों को जोड़ने पर उनका योग करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। वृत्त आलेख पाई चार्ट भी कहलाता है। वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण 360 डिग्री के भाग या कोई भिन्न होंगे। त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोणों को ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाएंगे। सारणी में चॉकलेट 50%, वेनिला 25%, अन्य 25% है। तो यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है, तो संपूर्ण भाग 100% का होता है। चॉकलेट का भाग बट्टा कुल भाग 100% का होता है, तो 50 में 100 से भाग देंगे तो 2 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार केंद्रीय कोण 360 का 1/2 भाग 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार वेनिला की महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 25% है। 25% कुल का 1/4 भाग होता है, यानी केंद्रीय कोण 360 का 1/4 भाग 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रकार के महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 25% है, तो यह संपूर्ण भाग का 1/4 भाग हो जाएगा। केंद्रीय कोण 360 डिग्री का 1/4 भाग 90 डिग्री होगा। इस प्रकार हम लोग एक वृत्त खींचेंगे जो किसी भी त्रिज्या का हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर पहला केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, तो हम लोग 180 डिग्री सरल रेखा खींच देंगे,
तो सरल रेखा वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है और वह 180 डिग्री का कोण बनाएगा। इसमें हम लोग चॉकलेट लिख देंगे और इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अन्य स्वाद और वेनिला लिख देते हैं। इस प्रकार पाई चार्ट का निर्माण होगा। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम लोग पाई चार्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा मनोरंजक संगीत पर 40% में पाई चार्ट बना हुआ है। उपशास्त्रीय संगीत 20% को प्रदर्शित करता है। शास्त्रीय संगीत 10% को प्रदर्शित कर रहा है और लोक संगीत 30% को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है, यानी कुल भाग 100% होगा। पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। शास्त्रीय संगीत का भाग 10% है, कुल भाग 100% का होगा। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 है। कुल व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसे हम लोग x मान लेते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो यह प्रतिशत के अनुसार बन जाएगा और एक एकीक नियम से बनेगा। तो हम लोग एकीक नियम से बनाते हैं। चूंकि 10% व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या बराबर 20। इसलिए 1% व्यक्ति पसंद करेंगे तो 20/10 हो जाएगा। 20/10%। जब 100% व्यक्ति पसंद करेंगे तो यह 20/10% गुना 100% हो जाएगा। 10% से 100% 10 बार में कट जाएगा। इस प्रकार 20 × 10 यानी 200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया था, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 200 होगी। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। तो लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या x का 10% बराबर 20। x गुने 10/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 20। x बराबर 20 गुने 100/10। 100 यहाँ भाग में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, और 10 यहाँ अंश में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो हर में हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 से 100 10 बार में कट जाएगा। इस प्रकार 20 × 10 यानी 200 कुल व्यक्तियों की संख्या आ रही है। तो इस प्रकार भी हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग हल हो चुका है। दूसरा भाग है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो हम लोग पाई चार्ट को देखते हैं। तो पाई चार्ट के अंतर्गत सबसे बड़ा भाग मनोरंजक का है, 40% है। तो यह हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर होगा मनोरंजक संगीत। तीसरा भाग है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। सबसे पहले हम लोग पाई चार्ट का अध्ययन करेंगे।
कुल सीडी 1000 है। मनोरंजक संगीत का प्रतिशत 40% है। तो यहाँ पर हम लोग कुल का 40% यानी 1000 का 40% बराबर 1000 गुना 40 बट्टा 100। शून्य से शून्य काट देंगे, 10 गुने 40 400 सीडी प्राप्त होगा। 400 सीडी मनोरंजक का प्राप्त होगा। लोक संगीत 30% है तो लिखेंगे कुल का 30% बराबर कुल है 1000 का 30%। 1000 को हल करेंगे तो 1000 गुना 30% हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। शून्य से शून्य काट देंगे, 30 गुने 10 300 सीडी लोक संगीत का हो जाएगा। इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत का भाग है 10%, तो लिखेंगे कुल का 10% यानी 1000 का 10%। 1000 का 10% हल करेंगे तो 1000 गुने 10 बट्टा 100। शून्य से शून्य काट देंगे, 10 गुने 10 100 यानी शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या 100 होगी। उपशास्त्रीय संगीत का प्रतिशत है 20%, तो लिखेंगे कुल का 20%। कुल है 1000, 20% लिखेंगे। हल करेंगे 1000 गुना 20% हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। शून्य से शून्य काट देंगे, इस प्रकार 10 गुने 20 200। उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या 200 हो जाएगी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग हल हो चुका है। दूसरा प्रश्न है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ग्रीष्म ऋतु में मतों की संख्या 90 प्राप्त हुई है, वर्षा में 120 और शीत ऋतु के लिए मतों की संख्या 150 प्राप्त हुई है। तो पहला भाग है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो हम लोग चार्ट में देखते हैं कि शीत ऋतु में सबसे अधिक मत 150 प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। और तीसरा इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट लिखिए। तो आइए हम लोग हल करते हैं। ग्रीष्म में मतों की संख्या 90 है और संपूर्ण 360 प्राप्त हो रहा है, तो संपूर्ण का भाग हो जाएगा 90 बट्टा 360। भाग लगाएंगे, 4 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण का भाग 1/4 प्राप्त हो रहा है। अब 360 डिग्री का भाग ज्ञात करेंगे, तो 360 डिग्री गुना 1/4 भाग लगाएंगे तो 90 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार ग्रीष्म के लिए केंद्रीय कोण 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार वर्षा में मतों की संख्या 120 है, तो संपूर्ण का भाग 120 बट्टा 360 भाग लगाएंगे, 3 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 1/3 भाग प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग केंद्रीय कोण के लिए भाग ज्ञात करेंगे, तो 360 डिग्री का 1/3 भाग लगाएंगे, 12 तिया 36 यानी 120 डिग्री प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार वर्षा का केंद्रीय कोण 120 डिग्री प्राप्त हो रहा है। शीत ऋतु के लिए मतों की संख्या 150 है, तो हम लोग संपूर्ण का भाग निकालेंगे, 150 बट्टे 360। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो 15/36 भाग प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग सुविधा के लिए और भाग नहीं लगाते हैं, तो लिखेंगे 360 गुने 15/36। 36 से 360 में भाग लगाएंगे, 10 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार केंद्रीय कोण 150 डिग्री केंद्रीय कोण प्राप्त हो रहा है। तीसरा प्रश्न है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। प्रकाल की सहायता से किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। चांद की सहायता से हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु को प्रदर्शित करता है।
इसी प्रकार चांद की सहायता से हम लोग 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो कि वर्षा ऋतु को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 3 ऋतुएं ही दी गई हैं, तो तीसरा भाग स्वतः 150 डिग्री का बन जाएगा, जो कि शीत ऋतु का होगा। इस प्रकार पाई चार्ट का निर्माण हो चुका है। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 3 में रंग और पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है। इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं, उसके बाद पाई चार्ट का निर्माण करेंगे। तो नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 18, हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 9, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है। इस प्रकार कुल व्यक्तियों की संख्या 36 है। तो इसे हम संपूर्ण का भाग निकालेंगे। तो नीला का भाग निकालते हैं, तो नीला की संख्या 18/36 भाग लगाएंगे तो 2 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण का भाग 1/2 होगा। अब हम लोग 360 डिग्री का भाग निकालते हैं, तो 360 गुना 1/2, 2 से भाग लगाएंगे 360 डिग्री में, तो 180 बार में कट जाएगा। इस प्रकार केंद्रीय कोण नीला के लिए 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग हरा का संपूर्ण का भाग निकालेंगे, तो हरा का भाग है 9 और संपूर्ण भाग है 36, भाग लगाएंगे 4 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 1/4 भाग प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग 360 डिग्री का भाग लगाएंगे, तो 360 गुना 1/4, 4 से 360 डिग्री में भाग देंगे तो 90 बार में कट जाएगा। इस प्रकार हरा का केंद्रीय कोण 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग लाल का ज्ञात करते हैं, तो लाल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 है, कुल 36 है। तो इस प्रकार यह 1/6 भाग प्राप्त हो रहा है। 360 डिग्री का 1/6 60 बार में कट जाएगा। इस प्रकार लाल का केंद्रीय कोण 60 डिग्री होता है। पीला रंग के पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है और कुल संख्या 36 है, तो 1/12 भाग होगा। 360 डिग्री गुना 1/12, 30 बार में यह कट जाएगा। इस प्रकार पीला का केंद्रीय कोण 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार हमें रंगों के केंद्रीय कोण प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोग इसका पाई चार्ट का निर्माण करते हैं। पाई चार्ट निर्माण के लिए हम लोग किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। सबसे पहला केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की जो जीवा होगी वह 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसे हम केंद्र से सीधे मिला देंगे, तो यह नीला का भाग हो जाएगा। इस प्रकार नीला का भाग 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अब हमें 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री प्राप्त करना है। चांद की सहायता से हम लोग 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री ज्ञात करेंगे। तो 90 डिग्री के सामने एक हम लोग बिंदु लगा देंगे और हम लोग स्केल की सहायता से 90 डिग्री को मिलाएंगे। इस प्रकार हरा का केंद्रीय कोण 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अब हमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। 30 डिग्री स्वतः बन जाएगा। तो 60 डिग्री के केंद्रीय कोण के लिए हम लोग चांद को केंद्र पर रखते हैं और 60 डिग्री के लिए इधर से 60 डिग्री पर हम लोग बिंदु देते हैं। अब इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिलाते हैं। इस प्रकार केंद्रीय कोण 60 डिग्री यह लाल को प्रदर्शित करता है, बचा हुआ 30 डिग्री यह पीला को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार पाई चार्ट का निर्माण हो चुका है। प्रश्न संख्या 3 के पाई चार्ट का निर्माण हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? संकेत में दिया हुआ है 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग लगभग देख रहे हैं कि यह एक ही नियम से हल होगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं। चूंकि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, इसलिए एक अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री बट्टा 540। इसलिए प्रश्न में 105 अंक के लिए हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण बराबर 360 डिग्री बट्टा 540 गुना 105। शून्य से शून्य काट देंगे, 18 से भाग लगाएंगे, 18 दूना 36, 18 तिया 54। 3 से 105 में भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी 35 बार में भाग लग जाएगा। अब हम लोग गुना करते हैं, 2 गुने 35 70, यानी 70 डिग्री का कोण प्राप्त होगा 105 अंकों के लिए। पाई चार्ट में देखते हैं तो 70 डिग्री हिंदी विषय के लिए है। तो प्रश्न के अनुसार हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 70 डिग्री हिंदी विषय का है। अतः यह हमारा हिंदी विषय उत्तर होगा। दूसरा भाग है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। गणित और हिंदी में अंतर 20 डिग्री का है, तो हम लोग अंतर से भी बना सकते हैं, और गणित और हिंदी विषय के अलग अलग अंकों को निकाल करके भी हल कर सकते हैं। गणित का केंद्रीय कोण बराबर 90 डिग्री, हिंदी का केंद्रीय कोण बराबर 70 डिग्री। अब हम लोग अंतर ज्ञात करते हैं, तो अंतर 20 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। चूंकि 360 डिग्री केंद्रीय कोण है, ,540 अंक का, इसलिए 1 डिग्री केंद्रीय कोण है 540 बट्टा 360 डिग्री, इसलिए 20 डिग्री केंद्रीय कोण है 540 बट्टा 360 गुना 20। भाग लगाएंगे, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 2 से 20 में भाग लगाएंगे, 10 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 3 गुने 10 30 हो जाएगा। प्रश्न में कहता है जो उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो अधिक अंकों की संख्या बराबर
30, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली। विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में 40 है, अंग्रेजी में 12 है, मराठी में 9 है, तमिल में 7 है, बंगाली में 4 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 72 है। तो सबसे पहले पाई चार्ट का निर्माण के लिए हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं, उसके बाद पाई चार्ट का निर्माण करेंगे। पाई चार्ट निर्माण के लिए हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या 40 है और कुल 72 विद्यार्थी हैं, तो संपूर्ण का भाग हो जाएगा 40/72। अंग्रेजी के लिए संपूर्ण का भाग हो जाएगा 12/72। मराठी के लिए संपूर्ण का भाग होगा 9/72। तमिल के लिए संपूर्ण का भाग होगा 7/72 और बंगाली के लिए संपूर्ण का भाग होगा 4/72। अब हम लोग यहाँ पर 72 को काट भी सकते हैं, लेकिन यह 360 से भाग लगाने में आसान होगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं काटा है। अब हम लोग 360 डिग्री का भाग ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे 360 डिग्री गुना 40/72। 72 से यह 5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार 40 गुने 5 200 डिग्री का केंद्रीय कोण निर्माण होगा हिंदी के लिए। अब हम लोग अंग्रेजी के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, तो 360 डिग्री गुना 12/72। 72 से 360 5 बार में कट जाएगा। 12 गुने 5 60 डिग्री प्राप्त होगा अंग्रेजी के लिए। इसी प्रकार 360 डिग्री गुना 9/72, यह मराठी के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करने का तरीका होगा। 72 से 360 में भाग लगाएंगे, 5 बार में भाग लग जाएगा। 9 गुने 5 45 डिग्री मराठी के लिए होगा। इसी प्रकार तमिल के लिए 360 डिग्री गुना 7/72। 72 से 360 में भाग लगेंगे, 5 बार में भाग लग जाएगा। 5 गुने 7 35 डिग्री तमिल का केंद्रीय कोण होगा। और बंगाली के लिए 360 डिग्री गुने 4/72। 72 से 360 5 बार में भाग लग जाएगा। 5 गुने 4 20 डिग्री, यह बंगाली भाषा के लिए केंद्रीय कोण होगा। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आना चाहिए। तो 5 5 10 का 0, 3 3 6 4 10 10 6 16 का 6 और 2 1 3। इस प्रकार कुल केंद्रीय कोण 360 डिग्री प्राप्त होना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो हम लोग पाई चार्ट का निर्माण करते हैं। पाई चार्ट का निर्माण के लिए हम लोग किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे, जो कि प्रकाल से हमें खींचना है। अब हम लोग सबसे बड़े कोण का निर्माण करते हैं। तो सबसे बड़े कोण के निर्माण के लिए हम लोग एक त्रिज्या लेते हैं। अब हम लोग इस त्रिज्या पर चांद को रखेंगे और 200 डिग्री का कोण हम लोग बनाएंगे। चांद को हम लोग केंद्र पर अच्छी तरीके से रखेंगे, जो कि कोण में गड़बड़ी ना हो। यहाँ पर सबसे बड़ा कोण 200 डिग्री है और चांद के द्वारा 180 डिग्री का ही कोण बन सकता है, तो इसे हम लोग नहीं बनाएंगे। छोटे छोटे कोणों को बनाते हैं, तो बड़ा कोण स्वतः बन जाएगा। तो सबसे छोटा कोण है 60 डिग्री। तो हम लोग जिधर लाइन होगा उधर से 60 डिग्री पर बिंदु दे देंगे। ध्यान रखेंगे, बिंदु डालने में ध्यान रखना है कि यह आगे पीछे ना हो, नहीं तो केंद्रीय कोण छोटा बड़ा हो सकता है। अब हम लोग इस बिंदु बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे, जो कि वृत्त तक ही होगा। इस प्रकार यह 60 डिग्री का केंद्रीय कोण बनता है, जो कि अंग्रेजी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ बीच में हम लोग अंग्रेजी लिख देंगे और यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे। इस प्रकार अंग्रेजी के लिए केंद्रीय कोण बन चुका है। अब अगला कोण 45 डिग्री है,
तो पुनः हम लोग त्रिज्या पर चांद को रखते हैं और केंद्र पर मध्य बिंदु को रखते हैं। अब हम लोग 45 डिग्री 0 से 45 डिग्री तक चलते हैं। यहाँ 45 डिग्री आ रहा है तो सामने में एक बिंदु दे देंगे और इस बाहरी बिंदु से स्केल से हम लोग मिला देंगे। स्केल से मिलाते वक्त थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि पेंसिल की नोक दोनों बिंदु पर आती रहे। उसके बाद हम लोग एक रेखा मिला देते हैं। उसके बाद हम लोग एक त्रिज्या को खींचते हैं। इस प्रकार केंद्रीय कोण 45 डिग्री प्राप्त होता है। यह मराठी का त्रिज्यखंड हो जाएगा। इसके बाद अगला कोण 35 डिग्री का है। तो पुनः हम लोग चांद को रखेंगे त्रिज्या पर और 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। 35 डिग्री के कोण के लिए यहाँ पर हम लोग 35 पर एक बिंदु देंगे। बिंदु ध्यानपूर्वक लगाना है और त्रिज्या भी अच्छी तरीके से खींचना है, नहीं तो केंद्रीय कोण छोटा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर केंद्रीय कोण 35 डिग्री हो रहा है। यह तमिल का केंद्रीय भाग होगा। अब बंगाली का 20 डिग्री है तो बंगाली के लिए हम लोग पुनः चांद को रखेंगे। त्रिज्या पर पुनः रखते हैं और 20 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है तो एक बाहरी बिंदु दे देंगे और स्केल से मिलाएंगे। स्केल से मिलाते हैं तो यह 20 डिग्री का कोण होता है। यह बंगाली के लिए कोण होगा। बड़ा कोण 200 डिग्री का हो जाएगा। यह हिंदी का त्रिज्यखंड हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 हल हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।